अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन हर कोई अपनी जीत का दावा और विरोधियों की हार की भविष्यवाणी कर रहा है। बीजेपी सांसद और इस चुनाव में झोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हर दिन सुबह से प्रचार में जुट जाते हैं। बिल्कुल, और एबीपी न्यूज से बातचीत में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। अशोक गहलोत को नाकाम मुख्यमंत्री बताया और उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, काम नहीं करती है। सीएम बनने के सवाल पर भी उन्होंने क्या कहा, उनका कहना है कि काल्पनिक सवाल का जवाब देना भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रचार अभियान में झोटवाड़ा से प्रत्याशी हैं, बड़ा नाम, और ऐसे में उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। सर, ये रोज का रूटीन है। यहाँ पार्क्स में आना अब रोज का रूटीन हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री जी ने रहने के लिए ही यहाँ भेज दिया है झोटवाड़ा। लेकिन हाँ, सुबह उठना सूर्योदय के साथ, वो तो रोज का रूटीन है। चुनाव है सुबह 6 बजे से, हमको लगता है शुरू हो जाता है आपका रूटीन। मजे आ रहे हैं, बहुत आनंद है, बिल्कुल आनंद के साथ, बहुत मजे के साथ चुनाव हो रहा है। आपका इलाका जो शहरी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद इश्यूज क्या मानते हैं? अगर मैंने पूरे स्टेट लेवल की बात करूं तो इस इलेक्शन के इश्यूज क्या आपको लगते हैं? सबसे पहले 3 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे राजस्थान को प्रभावित करते हैं, चाहे कोई सी भी विधानसभा हो। अपराध बढ़ता जा रहा है, हर तरह, हर रोज घिनौनी, मतलब नए नए तरीकों से हत्याएं हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अलगाववादी आ रखे हैं यहाँ पर हर तरह से। अपराध, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब माहौल अगर अपराध का होगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ पे जो लोग बाहर से आए भी, तो सरकार ऐसी है जो बोलती है हमारा हिस्सा रखो उसके अंदर। सड़क के किनारे जो ढाबे हैं, वहाँ के विधायक बोलते हैं हमारा हिस्सा रखो, नहीं तो तोड़ फोड़ कर देंगे। ऐसे थोड़ी ना माहौल बन सकता है आपको। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। ईडी भी बड़ी चर्चा में है इस समय, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ईडी को अपने सिंबल में शामिल कर लेना चाहिए, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार कब तक अपने हाथ बांध के बैठी रहेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। 4.5 साल तक जो पेपर के घोटाले हुए, केंद्र सरकार हाथ बांध के बैठी रही कि कर लो कुछ तो कर लो। जिस तरह से खनन माफिया यहाँ चल रहा था, इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ है ना, जहाँ कुछ मूव नहीं करता ना, फाइल भी मूव नहीं करती तो गोल्ड भी मूव नहीं कर रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे रखा हुआ इन्होंने। तो 4.5 साल तक केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही कि कुछ कार्रवाई कर लो। सीबीआई की एंट्री नहीं है राजस्थान के अंदर, तो यही तहकीकात कर रहे। कोई पकड़ा गया पेपर लीक में? कोई नहीं पकड़ा गया। आरपीएससी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसी वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, उसमें उस पॉलिटिकल अपॉइंटीज ही 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो पकड़े जा रखे हैं उसके अंदर। तो कार्रवाई कौन करेगा? तो चाहे चुनाव हो या नहीं हो, कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे, तो चुनाव के बाद में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मैं संतुष्टि देना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को कि अभी तक ही नहीं, वो आगे भी चलेगी, चुनाव के बाद में भी चलेगी। अशोक गहलोत 5 गारंटी योजना भी लागू कर रहे हैं। उनकी जहाँ भी इलेक्शन है, कर्नाटक में आपने देखा कि 5 गारंटी योजना लागू की, वो क्लिक की। आज अशोक गहलोत यहाँ राजस्थान में भी उसको लागू करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जो गारंटी योजना और खासकर उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो इस इलेक्शन में बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं उनके जो अब तक के, जो आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियां रही, उसको छिपाया जा सकता है उन वेलफेयर स्कीम्स के जरिए? देखिए, अशोक गहलोत जी ने एक ही काम करा है, वो है कांग्रेस को खड्डे में डाल के खुद के नाम चमकाने का। इन्होंने जो विज्ञापन पूरे के पूरे लगाए, अशोक गहलोत को चमका दिया, लेकिन कांग्रेस का सफाया कर दिया। ये हुआ है। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, देनी तो है नहीं, घोषणा करने में क्या जाता है। बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और ओपीएस लागू करेंगे, और जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया राजकुमारी जैन, उनका वीडियो आ गया कि मेरे को पेंशन ही नहीं मिल रही। आपने देखा वो वीडियो? जो ब्रांड एम्बेसडर है उनकी, मतलब ब्रांड एम्बेसडर तो ढूंढ के ही लगाएंगे ना, हम बाकियों के पास तो जा ही नहीं रहे। आप जो इलेक्ट्रिकल JVVNL है, उसके कर्मचारी ने एक वीडियो आया था जिसमें शर्ट निकाल के वो कर रहे थे, उनको पेंशन नहीं मिल, उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही, पेंशन तो बहुत दूर की बात है। 1.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है JVVNL के ऊपर। ये इनका मिसमैनेजमेंट है, कौन पूरा करेगा उसको? ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो प्रोफेसर हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, मिल ही नहीं रही। इनके पास पैसे, इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना ख़राब है
कि जो गांव के लिए पैसा जाता है 14th फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन सीधा जाता है उनके खाते में, इन्होंने उसको एक अलग खाता बना दिया और पैसे उसमें उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ये अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पैसे से। सो टोटल मिसमैनेजमेंट है। लेकिन घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने वैसे ही 600 का कर दिया सिलेंडर इतने पैसे कम करके, तो इनको तो फिर 100 में देना चाहिए। तेल की कीमतें राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची हैं, आप हाईएस्ट, तो राहत कैंप जब लगा रहे हो तो सबसे पहले वो भी तो कम करो। तो घोषणाएं हैं, खाली खोखली घोषणाएं, वो करने में क्या जाता है, उसमें तो माहिर हैं। राठौर साहब, आपने कहा कि मोदी जी ने आपको भेजा है यहाँ, कुछ सोच के भेजा होगा, और बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि जो लोग दिल्ली से यहाँ पे चुनाव में उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो क्या आप अपने आप को भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देखते हैं राजस्थान में? सभी सांसदों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी सांसद जो आए मोदी जी के साथ रह चुके हैं, उनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं, और जब लीडरशिप ये निर्णय ले रही है कि इन्हें अब विधायक के रोल में करना है, तो हमारा जो ज्योग्राफिक एरिया है वो भले ही छोटा हो रहा है लेकिन जिम्मेदारी बढ़ रही है, ठीक है? तो 1-to-1 संपर्क होगा, वहाँ पर हम वो एजेंसी बनेंगे जिसको जो काम करेगी। केंद्र सरकार में होते हैं नीति बनाते हैं, केंद्र सरकार में होते हैं बजट भेजते हैं, बट राज्य सरकार में होते हैं तो उसको क्रियान्वित करते हैं। और जहाँ तक बात रही लीडरशिप की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोसेस करा हुआ है उस प्रोसेस को हमें आगे लेके जाना है, उसमें जैसी भी जिम्मेदारी जिसको मिलेगी। और यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं हमारी पार्टी के अंदर, तो लीडरशिप डिसाइड करेगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है, आप अपने आप को देखते हैं उस कैंडिडेट के रूप में? बट ये तो बड़ा काल्पनिक सवाल हो गया ना, तो काल्पनिक सवाल का क्या जवाब दिया जाए, है ना। मेरा तो अस्तित्व ही, पॉलिटिकल अस्तित्व पार्टी से है बिल्कुल। तो वो बोले 23 का लड़ो, 23 का लड़ लेंगे, वो बोले 24 लड़ो, 24 लड़ेंगे, वो बोले दोनों नहीं लड़ो तो दोनों नहीं लड़ेंगे, वो बोले अक्षत को लड़वा दो तो अक्षत को लड़वाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत से बात करने के लिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। भावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूं आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। तो यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। दो 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना?
वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। दो 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप्स को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका एक कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें यह भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। हालांकि अब तक वो रैलियों, सरकारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज ये यात्रा सियासी नहीं बल्कि धार्मिक है। प्रधानमंत्री धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचेंगे। बिल्कुल, भगवान राम की तपोभूमि पर कई कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर जान लीजिए, पीएम मोदी आज चित्रकूट के दौरे पर रहने वाले हैं। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के समारोह में जाएंगे और साथ ही अरविंद भाई मफत लाल का जन्म शताब्दी समारोह है, उसमें भी शामिल होंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज चित्रकूट पहुंचेंगे पीएम मोदी, वहां पर तमाम कार्यक्रम जिनमें उनको शामिल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट में आज 2 कार्यक्रम है। पहला है सदगुरु सेवा संघ में, जहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण होना है, और दूसरा कार्यक्रम है तुलसी पीठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की 3 जो पुस्तकें हैं उनका लोकार्पण होना है। तैयारियां पूरी, देखिए मंच सज गया है। यही वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य इस वक्त जो तैयारियां हैं उसका वो जायजा ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कोई कमी न रह जाए। और देखिए जो 3 पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनका लोकार्पण होना है, तो देखिए उनका नाम ये यहाँ पर लिखा हुआ है मंच पर। पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी वृत्तित्रय, दूसरी पुस्तक है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, और तीसरी पुस्तक जो है उसका नाम है रामानंदाचार्य चरितम। ये 3 पुस्तकें हैं जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी मंच से करने वाले हैं। हम तुलसी पीठ के मानस भवन में इस वक्त मौजूद है जहां पर ये कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बार हम आपको दिखाते हैं पूरी व्यवस्था। मानस भवन क्यों कहते हैं, उसके पीछे की कहानी ये है कि जो दीवारें हैं इसमें पूरी रामचरित मानस यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब ये जो मानस भवन है यहाँ पर तुलसीदास कृत जो रामचरित मानस है उसकी की पूरी चौपाइयां, पूरे दोहे यहाँ पर अंकित है। ठीक जो वाराणसी में मानस मंदिर है उसी की तर्ज पर ये मानस मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। अब विशिष्ट अतिथि हैं, जो खास मेहमान हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सोफे लगाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें सामान्य व्यक्तियों की तो कुल 263 लोग इन कुर्सियों पर बैठेंगे। तो यहाँ देखिए कितना भव्य मंच सजा हुआ है और यहीं पर प्रधानमंत्री आ जाएंगे और लगभग 4 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम है तुलसी पीठ में। और यही जो कार्यक्रम होगा इसके समापन के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हेमंत के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, चित्रकूट। प्रधानमंत्री मोदी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे और जगत गुरु की 3 किताबों का लोकार्पण भी करेंगे। हमारे सहयोगी अवधेश ने जगत गुरु से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या आशीर्वाद तुलसी पीठ से उन्हें मिलेगा? आशीर्वाद बताए थोड़ी जाता मिलेगा। वो मेरे मित्र हैं, मित्र से मिलने आता है और मेरी 3 पुस्तकें हैं उनका वो लोकार्पण करेंगे, जिसमें एक पुस्तक ऐसी है, इतनी बड़ी पुस्तक आज तक दुनिया में किसी ने लिखी नहीं। एक ही पुस्तक है जो 9000 पेजेज में है, तो उसका लोकार्पण करेंगे।
श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला उस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे और श्री रामानंदाचार्य चरितम संस्कृत का महाकाव्य उसका लोकार्पण करेंगे। संस्कृत शिक्षा और सरल सुगम हो, ये आपकी कोशिश है और क्या सरकार को ये संदेश है कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दें? इससे संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दें, क्योंकि संस्कृत के बिना संस्कृति रह नहीं सकेगी। कृष्ण की चरित्र की आपने बात की, तो मथुरा में भी इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार की बात हो रही है, जो मामला है कोर्ट में चला गया है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि राम जन्मभूमि में जिस तरह के उत्सव कृष्ण का भी होने वाला है? जो भूमिका मेरी राम जन्मभूमि में थी, वही भूमिका मेरी कृष्ण जन्मभूमि में भी रहेगी, ये कोर्ट ने बुलाया तो। ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है, सियासी जंग चल रही है। किस दल को आपका आशीर्वाद है मध्य प्रदेश विधानसभा में? जो सनातन धर्म का समर्थन करे उसी को मेरा आशीर्वाद है। जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उसको मेरा श्राप रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक सनातन धर्म को नष्ट करने की शपथ ली जा रही है। वो सब वे सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास साक्षी है, जो जो सनातन धर्म को नष्ट करने आया वो नष्ट हो गया। जो भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य होती है और कई बार सत्य हुई है। 2024 के लिए क्या आपकी भविष्यवाणी है? मोदी विल रिपीट। लेकिन इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि मोदी जी डर गए हमसे। वो तो कहेगा, लेट हिम वर्क। धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी रामभद्राचार्य जी से हमने बात की। हेमंत के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज चित्रकूट। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर मिल रही है, ईडी के 5 शहरों में छापेमारी की ये बड़ी खबर। पैराबोलिक ड्रग केस मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 17 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली में 7, मुंबई में 3 जगहों पर छापेमारी। पंजाब के पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ में 7 जगह हैं जहां पर रेड चल रही है। कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर प्रणब गुप्ता, विनीत गुप्ता पर 16,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है और दोनों नामी अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक कमेटी के सदस्य भी थे। अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है। देखिए, दिल्ली में 7, मुंबई में 3 जगहों पर छापा। 16,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें अलग अलग ठिकानों पर लगातार रेड चल रही है। 17 जगहों पर छापेमारी चल रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई में भी अलग अलग ठिकानों पर लगातार रेड की जानकारी सामने आ रही है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। दिल्ली में एसयूवी कार से कुचलने की कोशिश का मामला सामने आया है। आपको बताएं, चेकिंग के दौरान पुलिस को टक्कर मारने की कोशिश की जाती है और टक्कर के बाद एसयूवी चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे वाकये का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ा मामला, यह बड़ी तस्वीर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर पुलिस को ही कुचलने की कोशिश की जा रही है। एसयूवी कार चालक पुलिस को टक्कर मारता है। ये देखिए आप तस्वीरें, देखिए आप किस तरीके से ये एसयूवी कार आपको आती एंटर करती फ्रेम में दिखाई देगी। आपको इस तरफ एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है, बाइक पर सवार दिखाई दे रहा है और यहीं पर ये कार, ये देखिए बैरिकेडिंग लगी है, दूसरी कार है, सब कुछ कुचलते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और बड़ी बात यह है कि मौके से फरार है ये एसयूवी चालक अपनी कार के साथ। भीड़ भाड़ वाले राजधानी की सड़क पर बेकाबू होकर गाड़ी चलाने का यह मामला और पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ पुलिस को कुचलते हुए ये एसयूवी व्हीकल ड्राइवर मौके से फरार है। यह मामला सामने आया राजधानी दिल्ली से। आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग है, पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, पुलिस बाइक पर गश्त करती दिखाई दे रही है, एक कार खड़ी है, उसके बगल में पुलिसकर्मी भी खड़ा है। लेकिन ये एसयूवी कार बहुत तेजी से नहीं आ रही है, बाकायदा एवरेज स्पीड में आ रही है और कुचलती हुई चली जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।